कैसे हो, क्या हाल चाल। मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एसएसजीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएसजीडी 2026 के अंदर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1969 से पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था। तो 1969 से पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक एसबीआई था। तो जैसा कि आप लोगों को जानते ही है कि 1806 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। उसके बाद इन तीनों बैंकों को मिला के 1921 के अंदर बैंक ऑफ इंपीरियल बना दिया गया था, इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई थी। और 1955 के अंदर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकृत करके एसबीआई बना दिया गया था। तो एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 के अंदर एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे 1969 से पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था। तो 1969 से पहले एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाएगा एसबीआई। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत की इस कथन एक है कि लक्षित विकास दर 8.6% थी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी लक्षित वार्षिक वृद्धि दर थी 4.5% और हमें प्राप्त हुई थी 4.3% प्राप्त हुई थी। तो एक नंबर कथन तो गलत हो जाएगा। इसका दूसरा कथन है कि इस योजना का उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण था, जो कि बिल्कुल सही है। तो कथन 2 बिल्कुल सही है और कथन 1 गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें उद्योगों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। तो कथन 1 बिल्कुल सही है। 1956 के अंदर जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव था उसके अंदर उद्योगों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। अब इसके अंदर देखो, पहली श्रेणी में वे उद्योग शामिल थे जो विशेष रूप से निजी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थे, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली श्रेणी के अंदर वो उद्योग थे जो पूर्ण रूप से सरकार के अंतर्गत आते थे। और श्रेणी बी के अंदर वो उद्योग थे जो जिनके ऊपर दोनों का अधिकार होता था, सरकार का भी और निजी क्षेत्र का भी, दोनों मिलकर काम करते थे इन पे। और जो श्रेणी सी थे ये पूर्ण रूप से निजी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थे। अब श्रेणी ए है उसके अंदर टोटल 17 उद्योग थे, श्रेणी बी के अंदर टोटल 12 उद्योग थे और श्रेणी बचे हुए जो जितने भी उद्योग थे वो श्रेणी सी के अंदर थे। तो इसका जो दूसरा कथन है कि पहली श्रेणी में वे उद्योग शामिल थे जो विशेष रूप से निजी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थे, वो पूर्ण रूप से गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पर्पटी के संदर्भ में महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक है। तो पर्पटी के संदर्भ में महाद्वीपीय संहति के मुख्य खनिज घटक है सिलिका और एल्यूमिना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 1997 दो नहीं, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 297 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बने थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त कब शासन बना था? तो चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व में शासन बना था और 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन में रहा था, गद्दी पर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार शासन बना था। बिंदुसार कब कर रहा था? 298 से लेके 273 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहा था। उसके बाद बिंदुसार के बाद में अशोक शासन बना था। अशोक कब बना था? अशोक वैसे तो शासनकाल इसका 269 से बताया जाता है, लेकिन ये शासन 273 में ही बन गया था, लेकिन इसका राज्याभिषेक 269 में हुआ था। इसलिए दोनों ऑप्शन भी आ जाते हैं कई बार, तो लगभग आपको 269 मिलेगा, 269 सही करना है। लेकिन और कब तक रहा था अशोक? अशोक 273 या 269 से लेके 232 ईसा पूर्व तक शासन रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पोषण युक्ति का उपयोग करता है। पोषण युक्ति का उपयोग कौन करता है? अमरबेल भी करता है और किलनी भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ताम्रपाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ताम्र और स्टोन युग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक लोक नृत्य कुणबी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। जो कुणबी लोक नृत्य है वो गोवा के अंदर किया जाता है। गोवा के अंदर और कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं? तो गोवा के अंदर एक तो देखनी नृत्य किया जाता है, देखनी, और गोवा के अंदर राव फुगड़ी, सिगमो, धालो, तरंगमेल, धनगर, लैंप डांस, कुणबी, गोप नृत्य ये भी किए जाते हैं। ये आप लोग याद रखना। गोवा के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? ये तो देखो, ये कुणबी नृत्य तो गोवा के अंदर होता ही है। गोवा में कुणबी के अलावा देखने नृत्य, फुगड़ी नृत्य, सिगमो नृत्य, धालो नृत्य, धनगर नृत्य,
और तरंगमेल नृत्य, लैंप डांस, कुणबी, गोप नृत्य भी किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रथवा जनजाति से संबंधित रथवा नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो जो रथवा नृत्य है, रथवा नृत्य गुजरात का है। अब गुजरात के अंदर इसके अलावा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो गुजरात के अंदर इसके अलावा गरबा किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डांडिया गरबा डांडिया और टिप्पणी, पदार, घेरिया, भवई, लास्या, पनिहारी और रासलीला। एक इसके अंदर गरबा लास्या भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। गुजरात के अंदर कौन कौन से किए जाते हैं? तो एक तो ये हो गया रथवा, रथवा के अलावा गरबा, डांडिया, टिप्पणी, पदार, घेरिया, भवई, लास्या, पनिहारी और रासलीला नृत्य भी किए जाते हैं। इनको आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर के पौधे जैसे कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर खालिस्तान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। जो ये मटर के पौधे होते हैं, ये बाढ़ पर या किसी और चीज़ पर जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, वो किसकी सहायता से चढ़ते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतान की सहायता से। प्रतान की सहायता से ये मटर और जो कुछ पौधे होते हैं जो कि ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, वो किसकी सहायता से चढ़ते हैं? प्रतान की सहायता से चढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो इसका तो आप लोगों को पता ही है कि प्रयागराज के अंदर जो कुंभ मेला होता है वो 12 वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन त्यौहार संबंधित धर्म का सही युग्म है? अच्छा, तो इसके अंदर हमें पूछ रखा है कि जो त्यौहार है और उसका जो संबंधित धर्म है वो कौन सा सम्मिलित है। तो देखिए, पहला महावीर जयंती, तो महावीर जयंती बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, महावीर जयंती जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक जयंती ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, गुरु नानक जयंती सिख धर्म से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट, बुद्ध जयंती जैन धर्म से संबंधित नहीं है, बुद्ध जयंती बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है बारह बरह वफात इस्लाम धर्म से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों पर लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो तरल पदार्थों पर लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसको ड्रैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम तापमान क्या कहलाता है जिस पे वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है? तो वह तापमान क्या कहलाता है जिस पे वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस होता है वो पिघलकर द्रव बन जाता है? तो उसको कहते हैं गलनांक। गलनांक पे कोई ठोस द्रव में बदलता है उसको गलनांक कहते हैं। ये तो आपको वैसे भी पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा परिवारों को दिए जाने वाले अंतरणीय अदायगी का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, एक बार फिर से पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ऋण का ब्याज। जो पेंशन है, छात्रवृत्ति है और पुरस्कार है, ये सभी सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंतरण अदायगी का उदाहरण है, लेकिन राष्ट्रीय ऋण का ब्याज ये अंतरणीय अदायगी का उदाहरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदायगी संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में शामिल नहीं है? पूंजी खाते में शामिल नहीं है, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रेषित धन पूंजी खाते में शामिल नहीं है। और बाकी विदेशी संस्थागत निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाहरी ऋण, ये सभी पूंजी खाते में शामिल होते हैं, लेकिन प्रेषित धन पूंजी खाते में शामिल नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक है प्रिया हटेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप लोग याद रखना। लेडीज रिटेलर के लेखक कौन है? प्रिया हजेला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी रही? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भारत में FASI अधिनियम निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो अधिनियम है वो वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है? तो दिल्ली के अंदर कौन सा स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद चार मीनार हैदराबाद के अंदर स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा ये तो, हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट है कि विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के अंदर स्थित है, और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल किस स्थापत्य पैटर्न पर आधारित है। तो जो पंचमहल तो जो फतेहपुर सीकरी के अंदर पंचमहल स्थित है वो बौद्ध विहार स्थापत्य कला पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र समूह को मेब्रेनोफोन के नाम से जाना जाता है। मेब्रेनोफोन के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है? तो अनुवाद वाद को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेशी के रचयिता कौन है? तो जो बृहदेशी पुस्तक है उसकी रचयिता कौन है? बृहदेशी की रचयिता है मतंग। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।